Hello students, good morning. I welcome you all. As you know, we are learning biotechnology and its application. In the application, we came to know a lot of things. In the previous session, I just told you about the molecular diagnosis. And this section we are studying under the what is the application of the biotechnology in the field of medicine. मेडिसिन के फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम लोग ने कुछ टॉपिक्स इसमें पढ़े थे. उसमें मैंने आपको बताया था जीन थेरेपी बता दी थी. देन आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द मॉलिकुलर डायग्नोसिस. मॉलिकुलर डायग्नोसिस और ट्रेडिशनल जो पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि पैथोलॉजी जो डायग्नोसिस होती है, जो ट्रेडिशनल डायग्नोसिस है, कन्वेंशनल डायग्नोसिस है, उसमें सिम्टम्स आने के बाद हमें क्लियर होता है कि कौन सा पैथोजन है बॉडी में. लेकिन मॉलिकुलर डायग्नोसिस के थ्रू वी कैन गेट टू नो अबाउट द पैथोजन, अबाउट द वायरस, अबाउट द बैक्टीरिया बिफोर द सिम्टम्स. मतलब एसिम्टोमेटिक कंडीशन पे भी हमें ये पता लग सकता है कि इन द बॉडी ऑफ एनी पेशेंट who is not showing any symptom, they do have any particular bacteria or viruses. तो मैंने इसमें आपको 3 मेथड बताए थे. सबसे पहला मेथड है पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग ने पढ़ रखा है कि पीसीआर परफॉर्म कैसे कराते हैं इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स में ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं. उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि वी जस्ट टेक द हेल्प ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विच वी प्रिपेयर इन आवर लैब. जो बायोटेक्नोलॉजी की जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पे हम उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको हम क्या बना देते हैं, रेडियो एक्टिव बना देते हैं. जब हम रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू चेक द म्यूटेशन. जैसे सपोज डीएनए है, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में चेंज कर लेंगे और उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनवाएंगे उन रेडियो एक्टिव डीएनए से. जो भी पार्ट जिसमें म्यूटेशन हो चुका है, जिस भी ह्यूमन डीएनए में जिस भी सेगमेंट में म्यूटेशन हो चुका है, दैट विल नॉट अटैच विद द रेडियो एक्टिव डीएनए. वो रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ अटैच नहीं होगा एंड नाइदर इट विल अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म, और ना ही वो फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर होगा. So by that method is known as autoradiography and we can get to know about the any mutation. अगर कोई म्यूटेशन हो गया है तो हम उसको पता लगा सकते हैं. थर्ड मेथड मैंने बताया था एलाइजा. एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेस. ठीक है, इस मेथड में मेनली हम किस पे फोकस करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी. अगर बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर किया है तो कंफर्म है बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेगी. तो हम क्या करते हैं, बॉडी से जो है वो कुछ केमिकल जैसे ब्लड निकाल लिया, ठीक है, तो उसमें चेक करते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है. उस एंटीबॉडी को एंटीजन से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रिएट करवाते हैं, दोनों का इंटरैक्शन करवाते हैं. तो जिस एंटीजन से एंटीबॉडी इंटरैक्ट कर गई तो समझ लेते हैं, मतलब उससे ये पता लग जाता है कि बॉडी में ये एंटीजन प्रेजेंट है, इसीलिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी का सिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, क्लियर हो गया. तो इस तरह से मैंने AGAB कॉम्प्लेक्स के बेस पे आपको कौन सा टेस्ट बता दिया था, एलाइजा टेस्ट के बारे में बता दिया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेस. ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जैसे अगर मान लो किसी की बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो उसकी बॉडी क्या प्रिपेयर करती है, एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है. ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि किसके लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर कर रही है, तो हम क्या करते हैं, बॉडी से एंटीबॉडी निकाल लेते हैं, उसको एंटीजन से इंटरैक्ट करवाते हैं. जिस एंटीजन से वो एंटीबॉडी कंबाइन हो जाती है तो इसका मतलब है वो उसी एंटीजन के लिए बॉडी में क्या बन रही है, एंटीबॉडी प्रिपेयर हो रही है. क्लियर है. और उसके थ्रू हमें एकदम अच्छे से पता लग जाता है कि ये एंटीजन बॉडी में है. ठीक है, और इसी टेस्ट को हम क्या बुलाते हैं, एलाइजा. एलाइजा टेस्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म फॉर द एड्स. ठीक है, आपने एड्स जब पढ़ा था डिजीज़ को तो वहाँ पे पढ़ा था कि फॉर द टू डायग्नोज द एड्स वी कैन परफॉर्म विच टेस्ट, एलाइजा. हम एलाइजा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया मॉलिकुलर डायग्नोसिस के बेसिस पे. अब देखो कुछ और में हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ और भी मतलब एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के. हो सकता है ये एप्लीकेशन हमारी कंट्री के लिए सुइटेबल ना हो, बट दीज आर द एप्लीकेशन, दैट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज एप्लीकेशन. ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस में नहीं है, मेकिंग अ चॉइस ऑफ बेबी सेक्स. आपको पता है आजकल ये डिज़ायर होती है कि हमारा बॉय चाइल्ड हो, गर्ल चाइल्ड हो, ऐसी डिज़ायर होती है लोगों की. अब धीरे धीरे टाइम भी चेंज हो रहा है, जो पेरेंट्स हैं उनको गर्ल चाइल्ड भी चाहिए होती है, गर्ल चाइल्ड के लिए भी प्रेफरेंस रहती है कि नहीं गर्ल चाइल्ड भी होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन वो रेशियो अभी कम है, अगर देखा जाए तो वो परसेंटेज कम है.
अदर कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे गर्ल चाइल्ड की भी डिमांड ज़्यादा रहती है, ठीक है, वो डिज़ायर ज़्यादा रहती है, प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं गर्ल चाइल्ड को। तो ऐसी कंडीशन में एक कंपनी है यूएसए की जिसका नाम है आर एरिक्सन। वो क्या करती है कि दैट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, by that platform, by that technique, the couple may have either male child और female child। कपल या तो मेल चाइल्ड के मतलब हो सकता है या तो फीमेल चाइल्ड हो सकती है। कैसे? ये कंपनी क्या करती है, दिस कंपनी कलेक्ट द सीमेन फ्रॉम द मेल, मेल से सीमेन को कलेक्ट कर लेती है। फ्रॉम द सीमेन, सीमेन में से द एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम सेपरेटेड बाय दिस कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के जो फ्रैक्शन है उनको अलग अलग कर लेती है, सेपरेट कर लेती है। तो अब मान लो अगर कपल को क्या चाहिए, बॉय चाइल्ड चाहिए, तो ओनली वाई क्रोमोसोम वाला जो सीमेन है दैट विल इंसेमिनेटेड इन द वेजाइनल ट्रैक्ट, और अगर गर्ल चाइल्ड चाहिए तो एक्स क्रोमोसोम वाला। तो इस तरह से हम क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, डिजायरनेस के अकॉर्डिंग, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द मेल एंड फीमेल, वी कैन हेल्प देम, उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो कौन सी कंपनी है, एरिक्सन। एरिक्सन हैज़ एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड अ कंपनी नेम्ड गैमेट्रिक्स, ठीक है। तो आर एरिक्सन ने एक कंपनी एस्टेब्लिश की है, ठीक है, जिसका नाम है गैमेट्रिक्स और लिमिटेड इन कैलिफोर्निया, दैट इज़ इन यूएसए। आपको पता है ये कहाँ पे है, यूएसए में है। क्लियर हो गया। तो दिस इज़ आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ये अगर हम देखें तो ये मेथड हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है। अगर ये मेथड हमारी कंट्री में पूरी तरह से हो जाए तो लोग कहेंगे हमें बस वाई क्रोमोसोम वाला ही चाहिए, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि वो परसेंटेज काफ़ी कम है जो गर्ल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं। आप मेरे को बताना कि सही है कि नहीं है, कि अगर हमारी कंट्री में एक डेटा निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा बॉय चाइल्ड वाले प्रेफरेंस वाले ज़्यादा मिलेंगे गर्ल चाइल्ड के कंपेयर में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो अपॉर्चुनिटी हर एक फील्ड में इक्वल होती चली जा रही है। अभी जल्दी में एयरफोर्स, जिसमें वीमेन की कुछ ऐसी पोस्ट थी जिसमें वीमेन के लिए कोई नहीं था, वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे भी अब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा चुकी है। तो हर एक लेवल पे धीरे धीरे गवर्नमेंट, हमारे जो जुडिशरी है वो ये चाहती है कि दोनों जो सेक्स के लेवल पे कोई भी इनइक्वालिटी ना रहे, सब लोग इक्वल हो जाएं। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गया व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के फील्ड में हम लोग ने जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा, इंसुलिन के बारे में पढ़ा, फिर मॉलिकुलर डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा, फिर मैंने एक एप्लीकेशन आपको एक डिफरेंट बता दिया, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। नाउ कम टू द ट्रांसजेनिक एनिमल। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, आपने अगर कोरोना की जो वैक्सीन का जो डेटा आता है उसको पढ़ा होगा, तो जो कोरोना की वैक्सीन का जो फर्स्ट ट्रायल था जो एनिमल पे होता है, ठीक है, उसके लिए हम रैट का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो माउस होते हैं उन पे इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन को। ऐसे बहुत सारे जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं तो हम कुछ एनिमल्स पे उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, डायरेक्टली हम ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। कुछ ही ऐसी वैक्सीन है जिनका डायरेक्ट जो है वो ह्यूमन पे ही ट्रायल किया गया था, लेकिन सबसे पहले ट्रायल किस पे करते हैं, एनिमल्स पे करते हैं, और ऐसे एनिमल्स पे करते हैं जिनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जो हमारे लिए इंडेंजर्ड नहीं है। अब कोई वैक्सीन अगर कोई बनाए और ट्रायल करे जाके लायन और टाइगर पे, ठीक है, तो इट विल नॉट बी फ्रूटफुल, ये फ्रूटफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या होगा कि ऐसी कंडीशन पे भाई लायन टाइगर के नंबर्स तो ऐसे ही बहुत कम है, लायन टाइगर के नंबर तो ऐसे ही बहुत कम है, और आप वैक्सीन उस पर ट्रायल करने जा रहे हो तो दिस इज़ नॉट गुड, ये तो अच्छा ही नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे एनिमल्स पे करते हैं जिनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो इंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है, जिनकी हम ये नहीं कह सकते जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ऐसे एनिमल्स पे हम कभी भी ऐसे वैक्सीन के ट्रायल नहीं करते हैं। अब कोई भी एनिमल होता है उस पर कोई भी जीन्स की स्टडी करनी है, मान लो हमें कोई पर्टिकुलर जीन है उसकी स्टडी करनी है, जैसे कोरोना के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो उसको सबसे पहले हम ह्यूमन पे नहीं, हम किसी एनिमल में इंजेक्ट करके देखें तो होगा क्या कि कोरोना जो वायरस है उसका कोई जीन ले लेंगे, उसके जीन को ले लेंगे और उसके जीन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, एनिमल में। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जीन एनिमल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसजीन। द जीन विच इज़ ट्रांसफर्ड टू द एनिमल, जिसमें एनिमल में हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसजीन, एंड द एनिमल इज़ नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बुलाते हैं हम, ट्रांसजेनिक एनिमल बुलाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द ट्रांसजेनिक एनिमल कंटेन्स इन इट्स जीनोम अ जीन इंट्रोड्यूस्ड बाई वन और द अदर टेक्निक। ठीक है,
जीन को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। किस में इंट्रोड्यूस करते हैं, एनिमल में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द जीन इंट्रोड्यूस बाई ट्रांसफेक्शन, इसी जो प्रोसेस होता है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन इन द एनिमल इज नोन एज ट्रांसफेक्शन, उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसफेक्शन बुलाते हैं। और उसी जीन को क्या बुलाते हैं, ट्रांसजीन, और इसीलिए उस एनिमल को क्या बुलाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ है। अगर आपने कभी सुना होगा डॉली शीप के बारे में, ठीक है, डॉली शीप सबसे पहली ट्रांसजेनिक एनिमल थी, शीप, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, एक नए जीन को, RDNA को शीप के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था, और इस शीप का नाम क्या पड़ गया था, डॉली शीप। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को आपकी बुक में, अभी मैं आपको जब रीड कराऊंगा आपकी बुक में, तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हमने डेवलप कर रखा है एज़ पर द रिक्वायरमेंट टू बाई ट्रांसफरिंग एनी फॉरेन जीन, किसी फॉरेन जीन को एनिमल में ट्रांसफ़र करके हमने क्या डेवलप किया है, डिफरेंट एनिमल, उनके जेनेटिक सिस्टम को चेंज किया है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बुला सकते हैं, ट्रांसजेनिक, और उस जीन को क्या बुलाएंगे, ट्रांसजीन, और उस प्रोसेस को क्या बुलाएंगे, ट्रांसफेक्शन। कभी कभी ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन भी आप बुला सकते हो, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें आप इसी प्रोसेस को क्या बुला सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। तो समझ में आ गया ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स का डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वाई डू वी डेवलप द ट्रांसजेनिक एनिमल, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों डेवलप करते हैं, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। उस रीज़न को भी डिस्कस करेंगे, वो मैंने आपके एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाऊंगा। मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, और उस एनसीईआरटी के पीडीएफ से मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द नीड टू डेवलप द ट्रांसजेनिक एनिमल। सबसे पहले ये समझ लो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स को मोस्टली यूज़ करते हैं। सबसे पहले यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक माइस को, ठीक है। आपको पता है माउस और रैट में डिफरेंस होता है, रैट बड़ी साइज़ के होते हैं और जो माउस होते हैं वो उनसे छोटे होते हैं। तो जो छोटे छोटे होते हैं उनको माउस बुलाते हैं, जो बड़ी साइज़ के होते हैं उनको रैट बुलाते हैं। मोस्टली हम माउस या माइस का यूज़ करते हैं, माइस मतलब फीमेल। तो ट्रांसजेनिक माउस इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड मैमल फॉर स्टडीज़ ऑन जीन ट्रांसफ़र ड्यू टू इट्स मेनी फेवरेबल फीचर। अब हम माइस को क्यों यूज़ करते हैं, फॉर द टू ट्रांसफ़र द ट्रांसजीन, जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। देख सकते हो आप कई सारे इसके फीचर हैं। पहला है शॉर्ट ओस्ट्रस साइकिल। इसमें जो ओस्ट्रस साइकिल होती है, आपको पता है जो रैट होते हैं, मतलब जो माउस होते हैं, उनमें ओस्ट्रस साइकिल होती है, मतलब सीजनल ब्रीडर होते हैं। शॉर्ट ओस्ट्रस साइकिल होती है पहला, और दूसरा गेस्टेशन पीरियड भी बहुत शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी ये अपने प्रोजेनीज को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। शॉर्ट जनरेशन टाइम भी कम है, ठीक है, जल्दी से ही जनरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, सेवरल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो होता क्या है, हर एक कंडीशन फेवरेबल है, इनके जो फीचर्स हैं ना वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल हैं। दैट्स वाई वी यूज टू ट्रांसफर द एनी फॉरेन जीन इनटू द माइस। कोई भी पर्टिकुलर, आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखो तो उसमें कोई भी पर्टिकुलर जीन है, पर्टिकुलर कोई केमिकल है, अगर वो रिसर्च हुई है उस पर, तो उसको सबसे पहले हम उसको कहाँ पे उसकी एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे उसको स्टडी करते हैं, मोस्टली हम माइस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसजेनिक माइस का यूज़। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांसजेनिक रैबिट्स। हम रैबिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक रैबिट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो रैबिट्स आर क्वाइट प्रॉमिसिंग ऑफ जीन फार्मिंग और मॉलिकुलर फार्मिंग। अब तुम कहोगे फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जीन फार्मिंग क्या होती है, मॉलिकुलर फार्मिंग क्या होती है। अच्छा, फार्मिंग मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर फार्म, आपने फार्म हाउस सुना होगा, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। क्या फार्मिंग करते हैं, प्लांट्स वगैरह की फार्मिंग करते हैं, एनिमल्स की फार्मिंग करते हैं, ठीक है। डेयरी फार्म आपने सुना होगा। तो फार्मिंग का मतलब वहाँ पे हो गया कल्चर करना, ठीक है, उनको ग्रो करना, उनको कल्चर करना। जीन को भी हम क्या कर सकते हैं, फार्मिंग मतलब उनकी फार्मिंग या कल्चर करा सकते हैं। आपको पता है जीन के प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होते हैं, जैसे मान लो कोई मैमल्स है, कोई मैमल है, आपको पता है मैमल मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। आपने कोई जीन, किसी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया किसी मैमल में, ठीक है, अब वो जीन मैमल के साथ क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। अब जब वो मैमल जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, तो हो सकता है थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन दैट एनिमल इज एबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, वो कोई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, और वो प्रोडक्ट किस में इंक्लूड हो जाएगा, उसके मिल्क में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो आप क्या कर सकते हो, जीन की फार्मिंग करा सकते हो, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना है, ऐसे ही हम जीन फार्मिंग या मॉलिकुलर फार्मिंग करा सकते हैं, which aims at the production of recoverable quantities of pharmaceutical। आपको कोई ड्रग इंट्रोड्यूस करनी है,
ड्रग को लोगों तक पहुंचाना है, तो आपने क्या किया, रैबिट में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उस पर्टिकुलर जीन को, उस पर्टिकुलर केमिकल के जीन्स को, ठीक है। होगा क्या, उसकी बॉडी में वो केमिकल प्रोड्यूस होगा, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और उसकी मेमोरी ग्लैंड, उसके जो मेमोरी टिश्यू हैं उसके साथ वो इनकॉर्पोरेट अगर आपने कर दिया, तो जब वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे तो उस मिल्क के साथ वो केमिकल भी क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो विच एम्स एट द प्रोडक्शन ऑफ रिकवरेबल क्वांटिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स encoded by transgene. Generally the transgenes are designed to be expressed in mammary tissue. मोस्टली हम जो ट्रांसजीन्स होते हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, तो उनको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, इन द मेमोरी टिश्यू। तो मेमोरी टिश्यू में जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, जब मिल्क प्रोड्यूस करेंगी तो उसमें वो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम ट्रांसजेनिक रैबिट को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर रिसर्च। उसके बाद ट्रांसजेनिक कैटल, ट्रांसजेनिक शीप, जैसे अभी डॉली का नाम बताया। कैटल में अभी आप पढ़ोगे काऊ का, रोजी काऊ। ट्रांसजेनिक पिग्स यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक फिश का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स में हम मैनिपुलेशन करके उनको हम उनमें हम कोई भी फॉरेन जीन है उसको ट्रांसफ़र करके उनके जीनोम को अल्टर कर सकते हैं और उनसे प्रोडक्ट का हम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा कि तो ये पर्पज़ है, मतलब ये सारी एनिमल्स हैं जिनको हम एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको दिमाग में क्वेश्चन तो ये तो क्लियर हो गया कि हाउ वी कैन डेवलप अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, क्यों डेवलप करते हैं, क्या रीज़न है उसका, ये हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे एनिमल्स को क्यों डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर इट, लेट मी जस्ट ऐड द स्लाइड ऑफ द योर एनसीईआरटी पेजेस। एनसीईआरटी का पीडीएफ मुझे ऐड करने दीजिए, देन वी विल स्टार्ट। ओके, चलो स्लाइड इंक्लूड हो गई है। देखो ये एनसीईआरटी के आपके पेजेस ही हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप कैसे करते हैं, ये आप प्रिंसिपल्स में पढ़ के आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बेसिस को समझने में, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, दिस इज फर्स्ट थिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे इफ़ यू वांट टू चेक द पर्टिकुलर फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, जैसे कोई जीन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है फिजियोलॉजी पे और ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट पे, तो आप उसको कैसे देख सकते हो। उस जीन को सबसे पहले आप किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करोगे, जब उस जीन को एनिमल में इंट्रोड्यूस करोगे तब देखोगे कि उस एनिमल में क्या बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं, उसके डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस जीन की आप स्टडी उस एनिमल में कर सकते हो। और ऐसे एनिमल्स को क्या बुलाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, जीन्स का रेगुलेशन कैसे होता है, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन पे क्या इफेक्ट लाते हैं इसके डेवलपमेंट पे। जैसे स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, कुछ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है तो वो क्या उसका बॉडी पे इफेक्ट होता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, फिर किसी और जीन को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। जैसे मान लो एक जीन आपने इंट्रोड्यूस किया, उसकी फिजियोलॉजी आप देख रहे हो, फिर किसी और जीन को इंट्रोड्यूस करके देख रहे हो कि उस पर्टिकुलर जीन पे जो आप जीन अलग से कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर इन स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट, और बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी, तो बॉडी पे उस फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई जीन आपको देखना है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है तो आप उसको किसी एनिमल में क्या कर दोगे, इंट्रोड्यूस कर दोगे, देखोगे कि वो उस जीन की वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है, डेवलपमेंट में क्या चेंज आ रहा है। फिर आप कोई और भी जीन उस पर इंट्रोड्यूस करके देख सकते हो कि जो आपने जीन इंट्रोड्यूस किया है उस पर जो दूसरा जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हो, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट आप चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ डिजीज़, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई भी, जैसे इस टाइम पेंडेमिक है, कोविड-19 का है, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कोई और भी डिजीज़ इंट्रोड्यूस हो, कोई और इस तरह से पैथोजन आए, वायरस आए, बैक्टीरिया आए, ठीक है, और हमें ये पता लगाना है कि पर्टिकुलर पैथोजन का क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। तो सबसे पहले आप पैथोजन के जो जीन्स हैं उनको निकाल लोगे, उनको आइसोलेट कर लोगे,
उसको आइसोलेट करने के बाद किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करके देखोगे कि ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिजीज़ की स्टडी कर सकते हो, किसमें, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease, ठीक है। कैसे जीन्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसके डेवलपमेंट में, डिजीज़ के डेवलपमेंट में, डिजीज़ के लिए वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। These are specially made to serve as model for human disease. To that investigation of new treatment for disease is made possible. अब देखो, अगर आपको ये पता लग गया कि पर्टिकुलर कोई डिजीज़ है, मतलब जो पैथोजन है उसके जो जीन्स हैं उसका मतलब वो डिजीज़ कैसे काज कर रहा है, कौन कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रीट करने के लिए आप नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर सकते हो, इनोवेशन ला सकते हो, ठीक है। तो आप उसको ट्रीट करने के बारे में भी सोच सकते हो जब तक आपको डिजीज़ के सिम्टम ना पता हो। अब जैसे मान लो अगर कोई कहता है कि स्टमके है, अब स्टमके है लेकिन आपने उसको मेडिसिन दे दी, अब एक दिन में वो ठीक नहीं हुआ, फिर उसको और मेडिसिन दे रहे हो और मेडिसिन दे रहे हो, लेकिन आप ये पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि कहीं उसको कैंसर तो नहीं है, क्योंकि कैंसर वगैरह में भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी को स्टमके है तो स्टमके रिकरेंट प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स तुरंत उसको बोलते हैं कि आप प्लीज़ इसका टेस्ट करा लीजिए। तो वही सेम यहाँ पे भी है, अगर आपको किसी डिजीज़ के बारे में उसके सिम्टम्स नहीं पता, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं कलेक्ट कर रखी है, तो उस डिज़ीज़ के बारे में सबसे पहले पता लगाएंगे, उसके बारे में हर एक डेटा कलेक्ट करेंगे कि इस डिज़ीज़ से ये चीज़ें हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस डिज़ीज़ को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम उसको ट्रीट कैसे कर पाएंगे। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस, जैसे कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रिमेटेड अर्थराइटिस के लिए, एल्जाइमर के लिए, इनके लिए हमने मॉडल्स डेवलप किए हैं एनिमल के, और जिन पे हम स्टडी करते हैं कि इन डिजीज़ेस की स्टडी हम कर सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे मान लो कोई ड्रग आपने ढूंढी, तो ड्रग उसमें इंट्रोड्यूस किया, तो क्या उसके सिम्टम सप्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि वही सिम्टम मेंटेन है, तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट समझ में आ गया, 2 ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अब नेक्स्ट आ जाओ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे याद होगा आपको, तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था हेरोडिन का, ठीक है, और आपको ये बताया था कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। हेरोडिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, दैट हेल्प इन द ब्लड, मतलब रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉट को क्या करती है, रिमूव करती है, वहाँ से एलिमिनेट, सॉरी उसको रिमूव करती है, ठीक है, और ब्लड क्लॉट होते हैं उनको बस्ट करती है। जैसे आपने एक स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ रखा है, तो हेरोडिन एक प्रोटीन होती है। अब आपको ये चाहिए कि हेरोडिन प्रोटीन जो है वो प्रोडक्ट जो है मोस्टली कॉमन पीपल तक पहुंच जाए। तो आपको मैंने बताया था हेरोडिन के जो जीन्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी प्लांट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे ब्रेसिका नेपस। तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्रेसिका नेपस के जो सीड प्रोड्यूस होंगे उसमें हेरोडिन प्रोटीन उसमें आ जाएगी। तो इसी तरह से इन द सेम वे you can produce the biological product by the help of the ट्रांसजेनिक एनिमल। अब जैसे मान लो आपको कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो क्या करना है, वो लोगों तक पहुंचाना है, और वो लोगों तक ऐसे पहुंचाना, अगर आप केमिकल फैक्ट्री के थ्रू या केमिकल एनालिसिस के थ्रू करते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर जीन को किसी एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे अभी मैंने ट्रांसजेनिक रैबिट का एग्जांपल लेके बताया था कि उसके मिल्क के थ्रू वो केमिकल मिल जाएगा। इसी तरह से हम एनिमल्स में अगर हम ट्रांसजीन अगर क्या कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना, उस एनिमल के प्रोडक्ट से हमें ऑब्टेन हो सकता है, उससे हमें मिल सकता है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो काऊ है, काऊ नॉर्मल मिल्क प्रोड्यूस करती है। अब आपको चाहिए कि मिल्क में अगर ये प्रोटीन मिल जाए बच्चों को, तब तो बहुत अच्छा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकली उस पर्टिकुलर जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करने वाले जो एंजाइम्स हैं उसको किसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दें, काऊ के जीनोम के साथ। अब जब वो काऊ मिल्क प्रोड्यूस करेगी तो वो जो प्रोडक्ट है वो भी उसमें मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट जीन, क्योंकि आपने उस जीन को उसमें क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो इन दिस वे वी कैन प्रोवाइड द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जिसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाई इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द DNA।
आप उसमें कोई भी डीएनए का पोर्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब जीन्स विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोड रखेगा और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसमें ऐड कर देगा। सिमिलर, जैसे सिमिलर एटम्स आर बीइंग, जैसे ह्यूमन प्रोटीन है, एक ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये प्रोटीन है, इसको हम जो है किसी ट्रांसजेनिक एनिमल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। यूज टू ट्रीट एम्फीसीमा, आपको पता है एम्फीसीमा एक लंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें एल्वियोली में फ्लूइड वगैरह भर जाता है और ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम आती है। तो एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए कौन सी प्रोटीन का हम यूज़ कर सकते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इस पैरा से 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल देखा। उसके बाद आपने ये डिजीज़ पढ़ रखी है PKU, याद आ गया होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था कि कौन सा टायरोसिन, वो एंजाइम नहीं बनता और ऐसी कंडीशन में जो फेनिल पायरुविक एसिड होता है वो एक्युमुलेट होने लगता है और उसी डिजीज़ को हम क्या बुलाते हैं, फेनिल कीटोन्यूरिया। तो फेनिल कीटोन्यूरिया, ठीक है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सारी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। कहाँ से, ट्रांसजेनिक एनिमल से। देखो रोज़ी काऊ का एग्जाम्पल आ गया और आई थिंक आप रोज़ी कभी नहीं बोलोगे क्योंकि रोज़ी नाम ही ऐसा है, ठीक है, ट्रांसजेनिक काऊ रोज़ी। प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन, आपको पता है ह्यूमन प्रोटीन मतलब प्रोटीन ऑब्टेन, मतलब वी ऑब्टेन द प्रोटीन, वी गेट द प्रोटीन फ्रॉम द मिल्क ऑफ द काऊ, ठीक है। तो प्रोटीन तो हमें मिलती है, लेकिन इस बार हमने क्या किया कि प्रोटीन इनरिच मिल्क जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, जिसमें ह्यूमन की प्रोटीन है। अगर आपको कोई ऐसी प्रोटीन इंट्रोड्यूस करनी है जो जल्दी से अवेलेबल नहीं है, मतलब वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई जीन को इंट्रोड्यूस कर दो। उस प्रोटीन का नाम क्या है, अल्फा लैक्टोलोबुमिन, ठीक है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। तो ये प्रोटीन है, ये कौन सी प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन है। ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, मतलब काऊ का मिल्क तो न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन अगर उसमें अल्फा लैक्ट एल्बुमिन अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप अगर उसको और न्यूट्रिशनली बैलेंस बनाना चाहते हो उसमें, ठीक है, तो आप कौन सा जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अल्फा ह्यूमन का अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये जीन इंट्रोड्यूस कर दो आप। जब इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दोगे किसमें, काऊ में, तो वो उस काऊ में इस जीन की वजह से उस प्रोटीन भी बनेगी और वो प्रोटीन किस में ऐड हो जाएगी, मिल्क में। तो मिल्क के थ्रू वो प्रोटीन क्या हो सकती है, सब लोगों तक पहुंच सकती है और इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस, ज़्यादा न्यूट्रिशनल उसकी क्वालिटी बढ़ गई, ठीक है। जो ह्यूमन बेबीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से 3 पॉइंट हो गए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी समझ में आ गया। कौन सी प्रोटीन है जो एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और कौन सी ह्यूमन प्रोटीन है जो रोज़ी काऊ में इंट्रोड्यूस की गई थी, अल्फा लैक्टे एल्बुमिन, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी जो है उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, जब अभी वैक्सीन बनी है ना, एकदम प्रेजेंट एग्जांपल से समझ सकते हो। आपने वैक्सीन देखा, वैक्सीन डेवलप की गई, तो ट्रांसजेनिक माइस को हम डेवलप कर सकते हैं, कोई भी वैक्सीन बनाई उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें। तो वैक्सीन का जो ट्रायल है ना, वो सबसे पहले एनिमल पे देखते हैं कि एनिमल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर एनिमल पे कोई साइड इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वैक्सीन सेफ्टी के लिए वी कैन यूज़ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द टेस्टिंग ऑफ द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। ह्यूमन पे यूज़ करने के पहले हम किस पे उसको यूज़ करते हैं, किसी माइस पे करते हैं या किसी और एनिमल पे करके देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। जैसे पोलियो वैक्सीन का सबसे पहले जो सेफ्टी ट्रायल था वो किस पे किया गया था, माइस पे किया गया था। अगर वो सक्सेसफुल हो गया, रिलायबल है, हाँ ठीक है, तब हम उसको ह्यूमन ट्रायल में लेके आ सकते हैं। जैसे इस समय जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, स्पुतनिक 5 है, इनका एनिमल ट्रायल हो चुका है, इनका सेकंड ट्रायल हो चुका है, क्लिनिकल ट्रायल, एनिमल ट्रायल। अब कौन सा ट्रायल चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही ह्यूमन ट्रायल को ये पास करेंगी, कुछ दिनों के बाद वैक्सीन जो है वो सबको अवेल करा दी जाएगी, ठीक है। चलो अब लास्ट आ जाओ, केमिकल सेफ्टी। जैसे वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। सेम एज अगर मान लो कोई केमिकल है, उसका इफेक्ट देखना है, तो आप उस केमिकल को किसी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है। द प्रोसीजर इज सेम एज द यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग।
किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी को चेक करना है, एकदम सेम प्रोसीजर होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स, उसमें उस जीन को आप पहले इंट्रोड्यूस कर दोगे। मान लो जैसे कोई ए जीन है, ठीक है, कोई ए जीन है, इस ए जीन पे कोई टॉक्सिक केमिकल है, उसका इफेक्ट पड़ता है, कोई टॉक्सिक केमिकल है उसका इफेक्ट ए जीन पे पड़ता है। तो सबसे पहले आपने ए जीन को किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, माइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। जब आपने माइस में ए जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब उस टॉक्सिक को इंट्रोड्यूस करोगे, टॉक्सिक केमिकल को, और तब देखोगे कि उस जीन पे टॉक्सिक केमिकल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। समझ में आ गई बात। तो सेंसिटिव टू टॉक्सिक, क्योंकि ये जो जीन है वो किसके लिए सेंसिटिव है, उस टॉक्सिक केमिकल के लिए सेंसिटिव है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि केमिकल का क्या इफेक्ट हो सकता है पर्टिकुलर जीन पे। क्लियर हो गई बात। तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। बस एक या दो टॉपिक, मतलब एक क्लास और में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और आई थिंक सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी मतलब इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से स्टोरी बता के, अदर एग्जांपल्स दे के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इफ़ येस, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो वट एवर पॉइंट्स ऑफ योर्स, जो भी पॉइंट्स हैं आपके उसको जरूर लिखा करो, ठीक है। क्लियर है। तो सेशन को कंप्लीट करें हम, ठीक है। सेशन को कंप्लीट करते हैं और रिवाइज करते रहिए। लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना, मैक्सिमम शेयर करना, और पूरे सेशन को अटेंड किया करो अच्छे से, ठीक है। एक या दो बार अटेंड करोगे तो कंफर्म है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार पहले सबसे पहले पढ़ लिया करो, दूसरी बार अपनी एनसीईआरटी के साथ बैठा करो, तब जाके उसमें जो भी पॉइंट्स आपको लगे उसको एनसीईआरटी में नोट कर लो या अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लो, उससे आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बना के चलनी है। बस 2 चैप्टर, इस चैप्टर के बाद केवल 2 चैप्टर और बचे हैं, जिसको मैं एनसीईआरटी के पीडीएफ से ही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।